कहानी ललमुनिया मक्खी। लिखा है इसे उमाशंकर चौधरी ने। जैसा कि शीर्षक से भी स्पष्ट है, मैं एकदम शुरुआत में ही बता दे रहा हूं कि यह एक मक्खी की कहानी है। मक्खी की कहानी सुनकर आप एकदम से चौंक गए होंगे। हिंदी साहित्य में आपने लघु मानव और आम आदमी की बातें बहुत सुनी होंगी, और सुनी क्या होंगी, हमारे प्रगतिशील लेखकों ने तो बजाबता इस पर पूरा का पूरा आंदोलन ही खड़ा कर दिया है। लेकिन हिंदी साहित्य में पहली बार किसी कहानी का नायक या नायिका एक मक्खी है। लेकिन मैं इसमें यह भी बता दूं कि इस कहानी में आदमी भी है, मतलब यह आदमी की भी कहानी है। लेकिन पहले यह एक मक्खी की कहानी है, या इसे ठीक ठीक ये कह लें कि यह आदमी की जिंदगी में मक्खी की कहानी है। कहानी 3 खंडों में बटी हुई है। पहले खंड में मक्खी की कहानी है, दूसरे खंड में आदमी की कहानी है, और तीसरे खंड में आदमी और मक्खी की कहानी है। इस कहानी में मैं अब सीधे उस मक्खी पर आऊं, उससे पहले मैं जीव विज्ञान से मक्खी के जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहां दे रहा हूं। यूं आपने 6ठी-7वीं की किताब में इसे पढ़ा ही होगा, बस इसे पुनरावृत्ति ही समझिए। मक्खी का जन्म नर और मादा मक्खी के बीच निषेचन के बाद होता है। मादा मक्खी अंडे देती है, फिर उस अंडे से लार्वा, फिर प्यूपा और फिर मक्खी। एक मक्खी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से 4 महीने की होती है। मादा मक्खी अपने पूरे जीवन में लगभग 1000 अंडे देती है। 1000 अंडे मतलब 1000 बच्चे भी। मक्खियों में अभी तक नसबंदी का चलन नहीं चला है। बच्चा जन्म के 7-8 घंटे बाद ही उड़ने लग जाता है। जानकारी बस इतनी ही, बाद बाकी थोड़ा बहुत कहानी के बीच में ही आता रहेगा। कहानी का पहला खंड। उस छोटी सी मक्खी का नाम था ललमुनिया। नाम बड़ा प्यारा था। उसे उसकी माँ प्यार से लाली कहती थी। जैसे कि लाली बेटा, यहाँ शोर मत मचाओ, बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ घूम कर आओ। लाली बेटा, उड़ते वक्त पंख को ज्यादा ऊपर नीचे मत हिलाया करो, जल्दी थक जाओगे। बिल्कुल सीधे में बगैर पंख को हिलाए उड़ने की प्रैक्टिस किया करो। लाली बेटा, अपने 6 टांगों के नाखून हमेशा काटते रहा करो, नहीं तो जमीन पर पैर रखने में बैलेंस नहीं बनने का खतरा रहता है। इस चमक दमक से ललमुनिया की माँ बहुत डरा करती थी। कारण भी था। ललमुनिया कहाँ की निवासी थी, इस सवाल का जवाब तो यह है कि उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव में ही उसका पूरा खानदान रहता था। लेकिन ललमुनिया का जन्म दिल्ली में हुआ था। दिल्ली यानी देश की राजधानी, और जिसका कि ललमुनिया को गर्व भी था। ललमुनिया की माँ अपनी जिद के कारण दिल्ली आई थी, और यही कारण था कि ललमुनिया का जन्म दिल्ली में हुआ। ललमुनिया की माँ जब जवान थी तब वह काफी जोशीली थी और सुंदर भी। उसने दिल्ली की चमक दमक के बारे में काफी सुन रखा था। उसने टेलीविजन पर देखा भी था कि दिल्ली की साफ चौड़ी सड़कें, दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें, और उसके मन में दिल्ली को लेकर ख्वाब पलने लगे थे। फिर क्या था, उसे अचानक गांव और गांव की सड़ान से एकाएक ऊबन सी हो गई थी। उसे लगने लगा था जैसे यहाँ सब कुछ कैसा विकृत है। उसे अचानक लगने लगा था, क्या यह वही बासी और सूखा गन्ना है जिस पर बैठकर और जिसका रस चूसकर वह पेट भर रही थी। उसने हिकारत की निगाह से कल्लू की मिठाई की दुकान की ओर देखा। उसे लगा था जैसे उसे अभी उल्टी हो जाएगी। उसने सड़क किनारे मैले कुचले आदमी के शरीर को देखा था और उसने मुंह फेर लिया था। उसने खाना पीना सब त्याग दिया, और त्याग क्या दिया था, उससे अब यह गंदी गंदी चीजें खाई नहीं जा रही थी। उसके दिमाग में तो बस दिल्ली का मल्टीप्लेक्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट दिख रहे थे। उसने सुन रखा था कि मैकडॉनल्ड और पिज्जा हट जैसी भी वहां दुकानें हैं जहां तरह तरह की खाने की चीजें और पेय पदार्थ मिलते हैं। पेय पदार्थ के बुलबुले उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। उसने एक बार टेलीविजन पर पिज्जा हट का विज्ञापन देख लिया था। पिज्जा के उस लिसलिसी सी पदार्थ पर तो उसका दिल ही आ गया था। उसने अपने मन के भीतर उस लिसलिसी सी चीज के स्वाद को महसूस किया था। आहा, उसने सोचा था, जब इस स्वाद को सोचने में इतना आनंद आ रहा है तो फिर उसका सेवन करने में कितना मजा आएगा। उसका दिल्ली जाने का विचार एकदम पक्का हो गया। ललमुनिया की माँ ने अपने घर वालों को अपना विचार सुनाया तो घर वाले एकदम से भौचक रह गए थे। इतनी दूर प्रदेश में वह भी अकेली। घर वालों ने बहुत समझाया, सहेलियों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। घर वालों ने विरोध किया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसे वैसे भी वे सारी चीजें बेकार लगने लगी थीं जो अब तक वह खाती रही थी। उसने किसी भी दुकान, किसी भी भोज भात से अपने को काट लिया था।
वह बता नहीं रही थी, लेकिन उसे अपनी सहेलियों से भी परहेज हो गया था। उसे वे सारी सहेलियां बिल्कुल लो स्टैंडर्ड लगने लगे थे, बिल्कुल गंवार। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि तुम शहर के चक्कर में फंस रही हो, तुमको मालूम नहीं वहां जो दिखता है वही असलियत नहीं है, यह सब तो उसका नकली चेहरा है। लेकिन उसने सारे घर वालों को गंवार और दकियानुसी कहकर उसकी बातों को सिरे से काट दिया था। खैर, उसके घर वालों को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा था और फिर एक दिन अपने पंखों को सीधी करके उसने बिल्कुल सीध में दिल्ली की ओर उड़ान भर दी थी। 2-3 दिन लगे, लेकिन वह दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली पहुंचकर पहले तो उसने खूब यहाँ वहां के चक्कर काटे। यहाँ के साफ चौड़ी सड़कों को देखा, बड़ी बड़ी इमारतों को देखा, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट देखे। वो बहुत खुश हुई थी। उसके चेहरे पर निखार आ गया था, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिल्कुल चिपकी हुई थी। उसने यहाँ के चकाचौंध से गांव की तुलना करके देखा तो उसे लगा वह अभी तक कहाँ फंसी हुई थी। उसने दिल्ली आने के अपने निर्णय पर संतोष महसूस किया। उसके मन में अपने उस गांव वालों के प्रति एक तरह की हिकारत का भाव आ गया था। उसने अपनी दूरदृष्टि और अपने तीक्ष्ण मस्तिष्क को बहुत धन्यवाद दिया। वह घूमते हुए इतना खुश थे कि उसे 2-3 दिन तक तो भूख भी नहीं लगी, जबकि पिछले कुछ दिनों से वह बढ़िया और पूरी तरह से खा भी नहीं पाई थी। उसे अब गांव की कोई भी चीजें पसंद जो नहीं आ रही थी। 2 दिनों के बाद, काफी घूम लेने के बाद, जब वह काफी थक गई थी, तब उसे भूख महसूस हुई और इस भूख के साथ ही उसे उस लिस्ट सी चीज का स्वाद भी याद आया। उसके मुंह में एकदम से पानी भर आया। उससे भूख एकदम से भड़क गई थी, क्योंकि उसने इन 2 दिनों में दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा था, इसीलिए उसे पिज्जा हट ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई। पिज्जा हट के दरवाजे पर वह आकर काफी खुश हुई। उसको लगा जैसे उसकी मंजिल उसे मिल गई। उस पिज्जा हट के सामने के दीवारों पर तरह तरह के खाने की चीजों की तस्वीरें लगी हुई थी। उसने बाहर ही पिज्जा का फोटो देखा, साथ ही वह पेय पदार्थ जिसमें से पिक्चर में ही बुलबुले निकलते दिखाया गया था। उसे अचानक याद आया टेलीविजन पर चलने वाला वह विज्ञापन, बुलबुले जब भी गुनगुनाएंगे लोग पास आएंगे। उसे लगा वह भी तो इसी बुलबुले के चक्कर में ही सैकड़ों किलोमीटर से दौड़ कर आई है। उसने सोचा इस बुलबुले में है ही कुछ बात जो वह इस तरह खींची चली आई है। वह अब पिज्जा हट के अंदर जाना चाह रही थी। उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा और उसे अचानक से बहुत ठंड सी महसूस हुई, एकदम जन्नत। उसने सोचा कितना फर्क है यहाँ और उस छोटे से गांव में। उसे लगा था कि काश ऐसा होता कि उसे यहाँ आराम करने की छूट दे दी जाती, लेकिन वह अभी थोड़ी देर को रिलैक्स हुई ही थी और वह अपने भोज्य पदार्थ का निशाना लगाने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कि वह अचानक से एक तरफ को खींची हुई जा रही है। पहले तो लगा कि यह उसी विज्ञापन का असर है कि जहां बुलबुले गुनगुनाएंगे वहां लोग पास आएंगे, लेकिन अचानक उसकी निगाह के सामने तेज जलने वाली लाइट दिखी। उसने इस तरह की लाइट को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसकी नजर अचानक उसमें पड़ी हुई तमाम मक्खियों की लाशों पर पड़ी और उसने देखा कि उसके सामने ही कई मक्खियां चर चर कर उसमें जल रही थी। उसका उस मशीन की ओर खिंचाव बहुत तेज था, लेकिन उसने अपने को संभाल लिया था। उसने उसी रफ्तार से अपने शरीर को दरवाजे की तरफ खींचा था। उसकी अच्छी किस्मत थी और वह दरवाजे से बाहर हो गई। उसकी जान बच गई। उसने अपनी जवानी और अपने जोश को मन से धन्यवाद दिया था। उसने बाहर निकलकर राहत की सांस ली थी। इसके बाद वह फिर कुछ दिनों तक अच्छे खाने की तलाश में यहाँ वहां भटकती रही, लेकिन वह हार गई। हर जगह या तो मशीन होती या फिर दरवाजे शीशे से पैक होते। उसने यह भी महसूस किया था कि यहाँ की दुकानों में सफाई भी बहुत रहती है, और वह भी कुछ ऐसी दवाई से कि वहां जाते ही बिल्कुल ही दम घुटने लगे। उसे फिर बहुत याद आई वो कल्लू की दुकान की मिठाइयाँ, वे गन्ने, वे मैले कुचैले लोग। तब उसने सोचा उसके घर वाले कितना ठीक कहते थे, यहाँ तो सब दिखावटी भर है, सब नकली। अंततः जब उसे भुखमरी की नौबत आ गई, तब उसे यहाँ की झोपड़पट्टी की तरफ भागना पड़ा। मरता क्या ना करता। उसने गंदी नालियों पर बैठना शुरू किया और फिर वे मैले कुचैले लोग ही यहाँ भी उसका सहारा बने। लेकिन उसने एक चीज महसूस जरूर किया था कि दुकान की तुलना में यहाँ मैले कुचैले लोगों के पास मक्खियों के लिए ज्यादा अवसर हैं। उसने महसूस किया था कि इस चमक दमक से बिल्कुल ही अलग यह एक दुनिया है जिसको तो कभी टीवी पर दिखाया ही नहीं जाता। इन्हीं सब घटनाओं के बाद जब वह अपने
जीवन को फिर उन्हीं सब दो दर्जे के भोजन पर आश्रित कर लिया था। तब कुछ दिनों के बाद ललमुनिया का जन्म हुआ था। ललमुनिया के पिता कौन थे ललमुनिया नहीं जानती थी। ललमुनिया अपनी माँ से बहुत पूछती थी कि आखिर उसके पिता कौन है, लेकिन उसकी माँ चुप्पी लगा जाती। ललमुनिया की माँ जानती थी कि वह इस महानगर का कोई दगाबाज मक्खा था जिसने उसके रूप सौंदर्य पर फिसल कर उसके साथ सहवास किया था। उसके साथ उसने प्रेम का नाटक किया। वह भी इस शहर की तरह एकदम नकली निकला। वो एक दुष्ट, धोखेबाज और बेवफा प्रेमी था। ललमुनिया की माँ ने इस शहर में आकर सब कुछ खो ही दिया था। इज्जत, आबरू, अपने घर वाले, अपनी संस्कृति, सब। ललमुनिया की माँ ने अपने जीवन में जो भी 1000 अंडे दिए होंगे वो कई नर मक्खियों के सहयोग से थे। लेकिन सच यह था कि उसने प्रेम सिर्फ ललमुनिया के पिता से ही किया था। वही उसका पहला और सच्चा प्रेम था। यही कारण था कि ललमुनिया की माँ अपने सारे बच्चों में से सबसे अधिक ललमुनिया को ही प्यार करती थी। उसे अपने बहुत सारे बच्चों के नाम तो याद भी नहीं थे। उसे इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं ललमुनिया भी इस चकाचौंध भरी दुनिया में धोखा खाकर अपनी जिंदगी तबाह ना कर ले। लेकिन ललमुनिया एक संस्कारी और आज्ञाकारी बेटी थी। जब ललमुनिया जवान हुई तब उसकी माँ बूढ़ी होने लगी थी। उसकी माँ के चेहरे पर झुर्री आने लगी थी और उसे खांसी ने कसकर जकड़ लिया था। चूंकि ललमुनिया का जन्म और पालन पोषण दोनों ही दिल्ली में हुआ था, इसलिए वो काफी स्मार्ट और चंचल थी। ललमुनिया देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमक था और पानी भी। उसके पंख भूरे थे, उसके पैर पतले और नाखून नुकीले थे। सभी माँओं की तरह ललमुनिया की माँ को भी अपना बच्चा इस बड़े शहर के लिए काफी भोला और मासूम लगता था। ललमुनिया की माँ उसे अक्सर इस चमक दमक और इस हंसी भरे माहौल से सचेत करती रहती थी। क्योंकि उसकी माँ ने शहर में बहुत धोखा खाया था, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सतर्क और चौकन्नी थी। लेकिन ललमुनिया इस चमक दमक में एक दिन आखिर फंस ही गई। वह एक खास दिन था जब ललमुनिया अपनी लंबी उड़ान के बाद अपने घर लौटी। वो आज अपने निश्चित समय से थोड़ा पहले थी और काफी खुश और उत्साहित भी। उसने अपनी माँ को बताया कि उसने आज पीने की एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज का पता लगाया है। उसने बताया कि वो आज जहाँ गई थी वो एक फैक्ट्री जैसी है जहाँ बोतल में कोई पेय पदार्थ तैयार होता है और शीशे की बोतल में पैक किया जाता है। उसने उसके लाजवाब स्वाद के बारे में बताया और यह भी कि उसे ही शायद बाहर लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। उसने माँ को बताया था कि इन्हीं पेय पदार्थों के ही विज्ञापन में कई सितारे दिखते हैं। उन विज्ञापनों में वे खुद भी इसे पीते हैं और लोगों से भी इसे पीने की अपील करते हैं। वे सितारे तो यहाँ तक कहते हैं कि इसके एक घूंट लो तब पता चलेगा मैं इसके इतर और कुछ क्यों नहीं पीता हूँ। उसकी माँ एकदम घबरा गई थी। उसे लगा वह जिन चीजों से अपने बच्चों को बचाना चाह रही थी, ललमुनिया तो उसी चीज में फंसती जा रही है। उसने ललमुनिया को बहुत समझाया कि बेटा ऐसी जगह पर नहीं जाया करते, ऐसी जगह हमारे जैसे छोटी से जीव के लिए ठीक नहीं है। वहां हमें फंसाने के लिए हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र होता है। लेकिन ललमुनिया कहाँ मानने वाली थी। उसे तो बस उस कोल्ड ड्रिंक का स्वाद ही याद था। उसने माँ को समझाना चाहा कि वहां फंसने जैसा कुछ भी नहीं है। वहां ना तो इतनी सफाई है और ना ही मक्खियों के लिए कोई रोकथाम। उसने अपनी माँ को बताया कि उसकी जैसी कई मक्खियां उसके रसास्वादन के लिए वहां आती हैं और हम सारी मक्खियां वहां काफी देर तक जूं जूं करते आवाज भी निकालती हैं और सभी बोतलों के मुंह पर बैठकर उसके रस को धीरे धीरे खींचती भी रहती हैं। ललमुनिया की माँ ने उसे समझाया था कि बेटा ज्यादा लोभ में नहीं पड़ते, यह लोभ एक दिन जिंदगी बर्बाद कर देता है। उसने ललमुनिया को बहुत समझाया था और बहुत डांटा भी कि उधर मत जाया करो, तुम जानती नहीं इस लोभ में फंसकर तो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। पर ललमुनिया ने एक नहीं सुनी। ललमुनिया की माँ ने उसे बताया कि तुम लोग तो इस महानगर की पैदाइश हो, इसीलिए साहित्य वाहित्य तो पढ़ी नहीं हो। बहुत पहले भारतेंदु जैसे एक बड़े साहित्यकार हुए थे जिन्होंने अंधेर नगरी जैसी किताब लिखी थी। उसमें भी एक चेला था जो इस लोभ के चक्कर में फंस जाता है और उसका गुरु उसे बहुत समझाता है। चेला नहीं मानता है और एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। अब तुम्हारा तो ईश्वर ही मालिक है। और फिर एक दिन ललमुनिया को पता भी नहीं चल पाया, लेकिन उसका अंदेशा सच निकल गया। ललमुनिया एक दिन अचानक गायब हो गई। वो कहाँ गई, उसका क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं चल पाया। सच यह है
कि एक दिन उसी रसास्वादन के चक्कर में ललमुनिया की मौत हो गई। वो उस फैक्ट्री के लंच का समय था। सारे मजदूर अपने घर से लाए खाने में व्यस्त थे। पूरी फैक्ट्री में खाने की सौंधी खुशबू थी, लेकिन ललमुनिया के मस्तिष्क में बस उस पेय पदार्थ का स्वाद था। ललमुनिया ने अच्छा मौका देखा था और उसका फायदा उठाना चाहा। वो शांति से उस बोतल पर बैठकर उस स्वादिष्ट पेय का आनंद लेती रही। उसका लोभ बढ़ता जा रहा था। वह बोतल के अंदर घुसती जा रही थी। उसने बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक उस दिन पी लिया था। वह मस्त हो गई थी। लंच टाइम कब ओवर हो गया उसे पता ही नहीं चला कि तभी मशीन के चलने की आवाज हुई। उसने आवाज के कारण उड़ना तो चाहा, लेकिन अधिक कोल्ड ड्रिंक पीने के कारण वह अलसाई हुई मक्खी बन गई थी। उसने जो ही बोतल से निकलना चाहा कि उसका पांव फिसल गया और फिर धड़ाक से बोतल सील बंद हो गई। ललमुनिया की मौत इस बोतल के सील बंद होने के 1 घंटे के बाद हुई थी और वह इस बीच सिर्फ छटपटाती रही थी। वह अब कोल्ड ड्रिंक पीने की स्थिति में नहीं थी। उसे बार बार अपनी माँ की नसीहतें याद आ रही थी। ललमुनिया का जिस दिन निधन हुआ था उस दिन वह मात्र 1 महीने 22 दिन की थी। ललमुनिया की माँ अपनी बची हुई जिंदगी में उसका बस इंतजार ही करती रह गई थी। ललमुनिया की माँ यह जान ही नहीं पाई थी कि अगर ललमुनिया की मौत हुई भी है तो कैसे। ललमुनिया की मौत दम घुटने से हुई थी। कहानी का दूसरा खंड। अब यह कहानी में आदमी के रूप में देवाशीष मुखर्जी का प्रवेश होता है। देवाशीष 27-28 साल का एक स्मार्ट युवक, बदन बिल्कुल छरहरा, चेहरा गोरा, चेहरे पर कभी दाढ़ी या मूंछ का कोई खूंट तक भी नहीं दिखने देने वाला। आप उसे देव कह देते वह बुरा नहीं मानता, आप उसे देवेश कह देते वह बुरा नहीं मानता, लेकिन अगर आप उसे देवाशीष मुखर्जी के बदले देवाशीष मुखर्जी कह देते तो वह रुष्ट हो जाता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, देवाशीष बंगाली था और बंगाल की ही पैदाइश भी। बंगाल में उसका घर कलकत्ता के आसपास ही कहीं था। कलकत्ता के आसपास, लेकिन किसी गांव में। वो गांव में पला बढ़ा था। कलकत्ता में वो पढ़ा लिखा था, किंतु अब वो पिछले 7-8 वर्षों से दिल्ली में रह रहा था। इन्हीं 7-8 वर्षों में उसने दिल्ली में बहुत कुछ पाया था। एक अदद नौकरी भी और एक घर भी। पिता अध्यापक थे और माँ घर में खाना पकाती थी। पिता कई बार अपने कॉमरेड दोस्तों को अपने घर बुलाते और माँ उनके लिए खाना बनाती थी। देवाशीष की माँ माछ भात बनाती थी और माछ में गोट अवश्य डालती थी। देवाशीष के पिता के दोस्त माछ भात खाते और दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़ते। देवाशीष के पिता इस रूप में अपनी पत्नी को भी अपनी क्रांति में हिस्सेदार समझते थे। उसके हाथ का ही यह जादू था कि माछ भात खाकर क्रांतिकारियों को समाज ज्यादा असंतुलित दिखने लगता था। देवाशीष के पिता रुद्राशीष मुखर्जी ने आजीविका के लिए भले ही नौकरी की हो, लेकिन उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य इस समाज को बदलना, इस समाज में बराबरी लाने का था। वे कहते, इस समाज को समुद्र के पानी की तरह होना चाहिए, एकदम समतल। अगर उसका पानी हिलोट लेता भी है तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है, फिर सब बराबर। वे पक्के मार्क्सवादी थे और उन्हें लाल रंग से गहरा प्रेम था। वे अक्सर रैलियों में जाते थे, नारे लगाते थे। कई बार वे क्रांति का बिगुल बजाने के लिए पोस्टर भी चिपकाते थे। वे पूंजीपतियों को अपना और समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। वे कहते थे कि इनकी नसों पर प्रहार करना पड़ेगा और फिर देखना दुनिया बदल जाएगी, दुनिया एकदम हसीन हो जाएगी। वे कहते, अब इस दुनिया की व्याख्या करने का वक्त नहीं रहा, बल्कि उसे बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने जीवन में भी इस सिद्धांत का पालन किया था और पूंजी को अपने जीवन में नहीं के बराबर आने दिया था। अपने वेतन के भी बहुत सारे पैसे उन्होंने क्रांति के लिए खर्च कर दिए थे। आज उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनका एक छोटा सा मकान था और उनकी पेंशन थी। देवाशीष ने अपने जीवन में चूंकि लाल रंग को बहुत देखा था, इसीलिए उसे लाल रंग से नफरत सी हो गई थी। वह लाल किताब कभी नहीं पढ़ता था और सब्जी के लिए लाल गाजर कभी नहीं लाता था। लाल टमाटर वो खाता था, लेकिन उसे वह पीला टमाटर कहता था। वह अक्सर सोचता था कि क्या जीवन में किसी एक रंग को इतना महत्व देना ठीक है। वह सोचता था कि खून का रंग मनुष्य के साथ साथ सभी जीव जंतुओं तक का लाल ही होता है, लेकिन एक मनुष्य ही है जो इस खूनी क्रांति और लाल रंग की बात करता है। वह अक्सर सोचता था, क्या मच्छरों ने अपने लाल खून के साथ समाज में क्रांति के बारे में विचारा होगा। देवाशीष की शुरुआती पढ़ाई कलकत्ता में हुई। पिता की ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर सामाजिक कार्यों में लग जाए। वे कहते, जीवन में रुपयों की बस उतनी ही जरूरत है जिससे हम जिंदा रह सकें। पिता ने घर में मार्क्स से लेकर लेनिन तक
और ना जाने किन किन विचारकों के पोस्टर लगा रखे थे, लेकिन देवाशीष की रुचि उसमें नहीं जग पाई। वह उन तस्वीरों को देखता और सोचता, क्या वाकई ये इस समय में अपने को संयमित रख पाते? जब सामने रुपयों का अंबार और एक विलासी जीवन दिखता तो क्या वे अपने को इन सिद्धांतों पर टिकाए रख पाते? वह उन विचारकों को विचारक इसीलिए मानता था क्योंकि उनके सामने कोई चकाचौंध भरी दुनिया नहीं थी, चमचमाती दुनिया का तिलिस्म नहीं था। जब वह कलकत्ता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुका था, तब पिता की इच्छा उसके स्वर्णिम भविष्य के सामने बाधा बनकर खड़ी हो गई। देवाशीष के सामने यहां से एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खुल रहे थे जहां सब प्रकार का ऐशो आराम था। गाड़ी, बंगला, चमक दमक, पैसे, मल्टीप्लेक्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट। उसके सामने बदली हुई दुनिया का विराट संसार था और उसके पिता उसको छोटी सी दुनिया में समेटकर उसकी जिंदगी को संकुचित करना चाह रहे थे। देवाशीष ने जब दिल्ली जाकर वहां आवारा पूंजी की दुनिया में अपना हस्तक्षेप चाहा तो पिता एकदम से भड़क उठे। वे बहुत हताश हुए और कहा कि आखिर क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो तुम पूंजीपतियों की दुनिया में शामिल होना चाहते हो। पिता का आदर्श और पुत्र की चाहत आपस में जब टकराए तो पिता ने फरमान जारी किया, फिर समझो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए। पिता ने सोचा, जो पुत्र आवारा पूंजी का साथ देकर गरीब और लाचार लोगों की बेबसी को सुनना नहीं चाहता, उस पुत्र के होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है। पिता को एक पल को यह उम्मीद थी कि देवाशीष इस बड़े निर्णय के सामने सर झुका लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देवाशीष का मानना था कि यह मरियल सी जिंदगी भी तो मृत्यु के समान ही है। उसने अपना झोला टंटा उठाया और पहुंच गया दिल्ली। दिल्ली में देवाशीष ने अपने पैर जमाने के लिए खूब मेहनत की। वह इस विराट दुनिया में पूरी मजबूती के साथ प्रवेश करना चाह रहा था। उसने अपनी छोटी मोटी नौकरी के लिए कंप्यूटर में मास्टरी हासिल की। कंप्यूटर की बड़ी डिग्री ने उसे इस चमकीली दुनिया में मजबूत प्रवेश दिलाया। देवाशीष के दिल्ली जाने के कुछ दिनों बाद तक उसके पिता को यह उम्मीद बची हुई थी कि शायद उसके खून में बहने वाला आदर्श पुत्र के भीतर से कुड़ाचे मारने लगे और वह लौट आए। लेकिन पुत्र पर पिता के आदर्श से ज्यादा इस बाजार का असर रहा। वह धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहा था जो रंगीन थी। देवाशीष को कुछ वर्ष तो अवश्य लगे इस रंगीन दुनिया में अपने पैर जमाने में, लेकिन वो इसमें पूर्णतया सफल रहा। उसका वेतन पैकेज में शुरू हुआ, वो नौकरियां बदलता रहा और पैकेज बढ़ता रहा। वो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में घुसता, मॉल्स में घुसता और वहां की तेज रोशनी को देखकर सोचता, क्या वाकई इस तेज रोशनी के चमत्कार से बचना संभव है? उसे पिता जो बनाना चाह रहे थे उसके बारे में वो सोचता और वो अंदर से सिहर जाता। उसने ढेर पैसे कमाए और इनकम टैक्स से बचने के ढेरों उपाय ढूंढे। उसने एक मकान खरीदा। अपने पास जितने पैसे थे उसके साथ उसने एक बड़े निजी बैंक से पैसे उधार लिए। वो अपने घर के लिए गए इस उधार को अंग्रेजी में होम लोन कहता था और इसके सहारे वो बड़ी मात्रा में इनकम टैक्स बचा पा रहा था। उसने अपनी जिंदगी से अपने पिता को निकाल बाहर कर दिया था और अपने इस बड़े मकान में इसी चमकदार दुनिया से एक पत्नी ले आया था। उसका जीवन सुकून से कट रहा था। उसने सोचा, क्रांतियों से अगर दुनिया बदलती तो दुनिया आज इतनी रंगीन नहीं हो पाती। उसने अपने मन में पिता की बैठक में लगे सारे पोस्टरों के बारे में सोचा और एक हे दृष्टि उन पर डाली। देवाशीष अपने उस बड़े से घर में अपने दोनों डैनों को फैलाकर रात में उड़ा करता था। वो अपनी गाड़ी से उसकी ठंडी हवा में ऑफिस से आता और एलसीडी टीवी पर बैठकर फिल्में देखता, खाना खाकर रात में सो जाता था। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खाना खाने उन बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाता था जहां मक्खियों को फंसाने और मारने के लिए एक विचित्र किस्म की लाइट लगी होती थी। वह अपने जीवन को भरपूर जी रहा था और मन के भीतरी कोने से दुनिया के उस बड़े से देश को धन्यवाद देता था जिसने वर्षों चले किसी ठंडे युद्ध को सिरे से गायब कर दिया था। उसके मन में होता, इस विश्व के कुछ लोग कैसे जाहिल हैं, युद्ध को शांत करने वालों को ही गालियां दे रहे हैं। वो सोचता था, भला हुआ जो एक नई सोच की वजह नहीं हुई, नहीं तो इन क्रांतिकारियों ने तो इस विश्व को डुबा ही दिया था। उसकी आसक्ति उस विजयी देश के साथ थी। उस देश ने जहां भी बम गिराए वह उसके साथ था। उस देश ने जिसको भी पकड़कर उसे सशंकित किया था वह उसके साथ था। वो मानता था इस धरती पर जीने का अधिकार तो सिर्फ उसे ही मिलना चाहिए जो सबल है। वो मानता था क्रांतियां तो कमजोर करती हैं, ताकतवर तो सत्ता में होते हैं। लेकिन उस विजयी देश ने ज्यादा बम गिराए
और एक दिन पूरे विश्व से पैसे गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे उसने बम बनाने में सारे विश्व के पैसों को बिना पूछे ही चुपके से निवेश कर दिया था। देश में मंदी आई, देश की सारी कंपनियां भौचक रह गईं। सारी कंपनियों ने अपने गल्ले को देखा, आखिर वो कौन सी तरकीब थी जिससे बिना उसकी जानकारी के ही उसके गल्ले से उसके पैसे चुरा लिए गए। सारी कंपनियों ने जार जार आंसू बहाए। फिर शुरू हुई छटनी और देवाशीष को अपने पिता की हाय लग गई। यह एक आदर्श मार्क्सवादी की हाय थी। थोड़ी देर से लगी, लेकिन इतनी आसानी से तंदुरुस्त होने वाली नहीं थी। उनकी इस हाय में सारे मार्क्सवादी चिंतकों की शुभकामनाएं थी। देवाशीष छटनी का शिकार हुआ। जिस विशाल पैकेज से वह बाहर हुआ था, उसके हाथ पांव फूल गए। उसे अचानक यह सांप सीढ़ी का खेल लगा। यह था 99 पर जाकर सीधे 3 पर आना। देवाशीष ने सोचा, साला ये तो 3 पर भी नहीं रहा। उसकी पत्नी ने जिस वैश्विक अर्थव्यवस्था के बल पर उससे शादी की थी, वह चरमराती हुई दिखी। उसकी पत्नी ने सोचा, क्या इस देश में किसी भी चीज पर भरोसा करना मुश्किल है? देवाशीष ने अपने घर में अपने डैने को फैलाकर उड़ना बंद कर दिया। वह अपने उस बड़े घर में मुरझाया हुआ बैठा रहता था। रोज सुबह पूजा करते समय उसकी पत्नी उस विजयी देश के राजा को बद्दुआएं देती थी और चमक दमक की दुनिया से दूर अपने भदेश भाषा में उसे कलमुहा कहती थी। देवाशीष की गाड़ी अब दरवाजे पर खड़ी थी और धीरे धीरे उसके चक्कों की हवा पास हो गई थी। कहानी का यह तीसरा खंड। कहानी के इस तीसरे खंड में अपने वायदे के मुताबिक मैं आदमी और मक्खी दोनों को लाऊंगा। देवाशीष उस दिन उदास था। अंत समय आ गया पास था। देवाशीष ने सोचा, कहीं सारे क्रांतिकारी सही तो नहीं कह रहे थे? कहीं इस विजयी देश ने वाकई सारे विश्व के पैसों को अपनी अय्याशी में उड़ा तो नहीं दिया? कहीं वह शिकारी तो नहीं? देवाशीष के सामने जितनी चिंता इस बात की थी कि वह अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा, उससे ज्यादा इस बात की थी कि वह अपने उस बड़े से घर का, जिसमें वह अपने डैनों को फैलाकर उड़ा करता था, उसकी किस्त कैसे भरेगा। उसे अपनी बीवी और बच्चों के पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वह इस संघर्ष से इस बड़े से ऋण को हिला भी नहीं सकता। वह उदास रहता था और उसकी दाढ़ी के खूंटे बढ़ गए थे। उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह तो छटनी का दौर था। नहीं, नौकरियां कहाँ? कहीं नौकरी मिल भी जाए तो उससे उसके घर का खर्च केवल चल सकता था, लेकिन इस घर की किस्त उस निजी बैंक ने, जिसका मालिक भी उसी विजयी देश में बैठा था, ने चिट्ठी पर चिट्ठी भेजनी शुरू कर दी। आखिर पैसे लेकर जाओगे कहाँ बच्चों? देवाशीष पर हर चिट्ठी एक प्रहार की तरह थी। देवाशीष मुखर्जी को यह विश्वास नहीं हो पाता था कि मंदी इतनी लंबी हो जाएगी। आखिर कितने बम फोड़ दिए भाई। देवाशीष को नौकरी नहीं मिली। जमा पूंजी से घर का खर्च चला, लेकिन कब तक? उसका दुख बढ़ता रहा और चिट्ठी के बाद गुंडों ने आना शुरू कर दिया। यह नए बैंक की नई संस्कृति थी। देवाशीष जानता था, वह था तो इसी संस्कृति का। वह इन गुंडों के बाद के सच को भी जानता था। गुंडे आते और देवाशीष अपने घर के भीतर कहीं छुप जाता। बाहर उसकी पत्नी उसी अर्थव्यवस्था के साइड इफेक्ट को झेल रही होती। देवाशीष के सामने इस घनघोर मंदी में जो 2-3 उपाय दिख रहे थे, उसमें सबसे अंतिम था भागकर अपने बाप की क्रांति में हिस्सा ले लिया जाए। लेकिन जिस बाप को उसने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था, वह उसके पास किस मुंह से जाए? अगर वह अपने डैनों को समेटकर वहां चला जाता भी, तो उसकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी। वो साफ कहती थी, इस अर्थव्यवस्था का मामला इसी अर्थव्यवस्था में निपटेगा। देवाशीष के सामने घर बेचने का एक विकल्प था, लेकिन फिर वह रहेगा कहाँ? देवाशीष की उस दिन बड़ी बेइज्जती हुई, जिस दिन उन गुंडों ने भरे मोहल्ले में उसका कॉलर पकड़ लिया। जब कॉलर पकड़ ही लिया तो बचा ही क्या। देवाशीष को दिन में तारे दिख गए और आंखों के सामने बाप के द्वारा लगाए गए सारे पोस्टर एक बारगी नाच गए। अब वो निजी बैंक वाला उसके सामान को सड़क पर फेंक देता, उसकी पत्नी उसे छोड़कर नए विकल्प पर विचार करती, उसकी गाड़ी को कबाड़ी वाला पुर्जा पुर्जा खोलकर ले जाता, उससे पहले ही देवाशीष की जिंदगी में मक्खी का प्रवेश हुआ। उस दिन देवाशीष उदास था। अंत समय आ गया पास था। वह अपने कॉलर को संभालता पागल की तरह सड़क पर चलता चला जा रहा था, एकदम सनकी की तरह, आवारा पूंजी का आवारा। उसने अब यह जान लिया था कि इस पूंजी को आवारा क्यों कहते हैं। धूप बहुत तेज थी और देवाशीष पसीने से तरबतर था। धूप तेज नहीं भी होती तब भी वह पसीने से तरबतर ही होता। वह कहाँ जा रहा था उसे नहीं मालूम था। वह क्यों जा रहा था
नहीं मालूम था। वो 4 कदम चलता था और फिर रुक कर सोचता था, क्या वाकई वह आगे बढ़ रहा है? वह देर तक ऐसा करता रहा होगा। सड़क पर अगल बगल से गुजरने वाले लोग उसे देखते थे और समझ जाते थे, क्योंकि ये वो समय था जब इस तरह के सन की बहुतायत मात्रा में सड़कों पर मिलने लगे थे। तेज धूप थी या उसकी सनक, देवाशीष को लगा उसके गले में कांटे उगाए हैं। उसे लगा, क्या उस विजय देश ने कोई विषैला कीटाणु तो नहीं छोड़ दिया है? उसने अपने गले को कस कर पकड़ लिया। वह भी मरना नहीं चाहता है। वह अपने गले को पकड़कर वहीं बैठ गया। वह रास्ता काफी व्यस्त था और लोग बिल्कुल उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उसे अचानक सड़क के उस पार एक दुकान दिखी और उस पर बुलबुले निकलते कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन। उसे अचानक लगा, क्या पता इसमें ही गले में उगाए इस कांटे का उपाय हो। क्या पता उस विजय देश के कीटाणु का इलाज उसके अपने इस प्रोडक्ट के बिकने से संबंधित हो। उसे उस वक्त कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेना सबसे उचित महसूस हुआ और इसी कोल्ड ड्रिंक के सहारे उसकी जिंदगी में मक्खी का प्रवेश हुआ। यह वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी जिसमें ललमुनिया की जान गई थी। ललमुनिया की जान दम घुटने से हुई थी। ललमुनिया की लाश अब उस बोतल में बंद थी। हताश देवाशीष ने अभी कोल्ड ड्रिंक को अपने हाथ में पकड़ा ही था और उसके ठंडेपन को जांच ही रहा था कि उसे ललमुनिया की लाश दिख गई। पहले उसे लगा ये उसकी आंखों के धोखे के सिवाय कुछ नहीं। उसने उस बोतल के बनस्पत साफ वाले हिस्से से उसके भीतर झांकने की कोशिश की और एक बारगी उसकी हताशा गायब हो गई। उसका पागलपन दूर हो गया। उसकी बाँछें खिल गईं। उसके उदास मन ने सोचने में कोई वक्त नहीं लिया। उसने अपने मन में सोचा, साले जख्म तुमने दिया है तो इलाज भी तुम ही करोगे। उसने कोल्ड ड्रिंक की उस कांच की बोतल को पैसे देकर खरीद लिया और फिर उसने उपभोक्ता कोर्ट में केस कर दिया। यह एक बड़ी वैश्विक कंपनी की साख का सवाल था। कोर्ट में उसने लाखों रुपयों के हार जाने की अपील की। यह लाखों रुपए इतने थे जितने उसने उस निजी बैंक से उधार ले रखे थे और जिसे वह अंग्रेजी में होम लोन कहता था। उसने कोर्ट में ललमुनिया की लाश को पेश किया और वह जीत गया। उस विशाल वैश्विक कंपनी के लिए अपनी साख पर धक्का लगने और यहाँ वहां उसकी बदनामी फैलने से जितना घाटा होने वाला था, उसके सामने यह घाटा कुछ भी नहीं था। निश्चित रूपेण इस प्रकरण में 2-3 महीने लगे और तब तक वह अपनी गाड़ी, अपना LCD टेलीविजन आदि आदि बेचकर उस बैंक की किस्त को जमा करता रहा। बैंक के पेट में दाने गए और उसने गुंडों को वापस बुला लिया। उसके बाद गुंडे उस बैंक के अखाड़े में दंड पेलते रहे। इसे महज संयोग ही कहें कि जिस कोल्ड ड्रिंक ने देवाशीष की जान बचाई वह भी उसी विजय देश की ही थी। ललमुनिया की जब उस बोतल में बंद होकर दम घुटने से मौत हुई थी, तब से 15 दिन के भीतर ही वह देवाशीष के हाथ आई थी और उसने उसकी जिंदगी को बदल दिया। लेकिन इसे भी महज संयोग ही कहें कि जिन दिनों ललमुनिया अपनी माँ की प्यारी बेटी किसी हारे हुए की जिंदगी बदल रही थी, उन्हीं दिनों उसकी माँ अपने लालच पर कंट्रोल खोकर एक बार फिर से बाजार के चंगुल में फंसने की सोच रही थी। ललमुनिया की माँ बूढ़ी हो गई थी और अपने मृत्यु के करीब थी, लेकिन उसके मुंह से उस लिसलिसी सी चीज का स्वाद अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इस बुढ़ापे में उसका लोभ और बढ़ गया था। उसने सोचा, जिस स्वाद के लिए उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, उसे पाने की एक और कोशिश उसे करनी चाहिए। वह जानती थी कि इस बड़े से शहर ने उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी प्यारी बेटी उससे बिछुड़ चुकी थी और उसका अनुभव यह जानता था कि इस तिलस्मी संसार में उसका मिलना अब असंभव है। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस पिज्जा हट में प्रवेश किया और फिर वही सब। इस बार जब वो उस प्रकाश की ओर खींची जा रही थी, तब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची रह पाई थी कि वो अपने को उस ताकत की तरफ खींचने से रोक सके। उसकी बूढ़ी और कमजोर हड्डियां जवाब दे चुकी थी और उसने उस तेज प्रकाश की ओर खींचने से बचाव में अपने को असमर्थ पाया और फिर वही उसकी भी मृत्यु अन्य मक्खियों की तरह हुई, चर चर। वहां और कमजोर पड़ चुकी मक्खियां जल रही थीं, चर चर। पिज्जा हट के बाहर दीवार पर लगे पोस्टर में कोल्ड ड्रिंक के पिक्चर से बुलबुले उठ रहे थे, बुलबुले गुनगुना भी रहे थे।